अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुल्क में नई सियासी गर्मा गर्मी का आगाज हो चुका है। हुकूमत के अपने MNAs और इत्तेहादियों की नाराजगियों की खबरों के बाद हुकूमत ने बजट तो मंजूर करवा लिया, लेकिन सिर्फ 161 वोटों के साथ, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या हुकूमत ईवान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को खतरा है। आज अपोजिशन की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली में एतमाद का वोट ले। हुकूमत ने 2 हफ्ते कोशिश की, 172 मेंबरान की पे अक्सरियत होती है कौमी असम्बली में, हुकूमत सिर्फ 160 वोट ले सकी। आज हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असम्बली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। बेशतर इसके कि हम तबाही की उस सतह तक पहुँचें जहाँ से वापसी नामुमकिन है। इस हुकूमत से छुटकारा जो है वो यकीनी बनाना है हमें। इसके लिए पार्लियामेंट का फोरम या अवामी फोरम जो हैं वो सारे जो है एक्टिवेट जो है किए जाएंगे। हुकूमत को जाना होगा, वज़ीर-ए-आज़म एतमाद खो चुके हैं, ये अपोजिशन कह रही है। लेकिन इस तनकीद का जवाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौमी असम्बली में दिया, जहां अपोजिशन मौजूद नहीं थी, और गुज़श्ता चंद दिनों से होने वाली चेमेगोइयों का जवाब देते हुए उन्होंने चंद मानी खेज जुमले भी कहे। इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, आप आज हैं कल नहीं है। ये नहीं कह रहा कि हुकूमत नहीं जाने वाली, हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता जब तक अपने नजरिए पर समझौता ना किया जाए। -1 हो भी जाए तो अपोजिशन को कोई नहीं छोड़ेगा। अहम और मानी खेज बातें हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, खास तौर पर -1 की बातें इमरान खान की जानिब से पहली बार सुनने को मिल रही हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को किसी किस्म का खदशा है। यह बात भी अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में जहां अपोजिशन पर तनकीद हुई, वहीं बार बार इस बात का जिक्र भी हुआ कि मुल्क में रिफॉर्म जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि 2 साल की हुकूमत के बाद तो हुकूमत को यह बताना चाहिए था कि जिन रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का उन्होंने वादा किया था, वो उनमें से कितने पर उन्होंने अमल किया, कहां तक वो रिफॉर्म्स पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म की गुज़श्ता 2-3 खिताबात से तासुर यह मिल रहा है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस पर होने वाली तनकीद के बाद हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म दोनों दबाव में हैं, जिनमें इत्तेहादियों और MNAs की नाराजगियों के बायस मजीद इजाफा हो चुका है। मुमताज तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक भी हुकूमत की परफॉर्मेंस के लिए आने वाले दिन इंतहाई अहम है। इस तरह तस्करा किया जा रहा है कि 5-6 महीने में परफॉर्म ना किया तो बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइवल खान साहब के लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए। नहीं, देखें, ये मेरा खुद अपना भी ये असेसमेंट था पहले से। मैं पहले से भी ये कह रहा था कि जुलाई से दिसंबर जो है ये एक तरह से इनके लिए डू और डाई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कैबिनेट में भी ये कह दिया कि ये असल में बात यह है कि जब आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं, अभी आप डिलीवरी शुरू नहीं कर रहे और अभी आप डिलीवरी की बिगनिंग भी नहीं करते, फिर आपके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, कोरोना है, तो ऐसे में अगर आप बिगनिंग भी नहीं कर पाते तो फिर 2.5 साल के बाद तो वैसे भी जवाल है। और ये 6 महीने में बल्कि पहले से ही ऑलमोस्ट है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और अब भी अगर ये उसमें इस्लाह नहीं करते, बेहतरी नहीं करते, तब्दीली नहीं करते, तो फिर तो जाहिर है कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इनकी। क्या वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से -1 की बातें इसी प्रेशर की जानिब इशारा है? क्या हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को ईवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए? और क्या अपोजिशन कोई नई और मानी खेज तहरीक शुरू कर सकती है? इसी पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 2-3 दिनों से सियासी गहमा गहमी जो है, सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी उरूज पर पहुँच चुकी हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन भी तंदो तेज़ स्पीचेज, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी आज तंदो तेज एक स्पीच की गई। इसमें सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं अगर -1 हो भी गया तो अपोजिशन को कोई भी नहीं छोड़ेगा, नैब की कार्रवाइयाँ और जितनी भी एहतसाब वगैरह हैं वो जारी रहेंगी।
अगर तो -1 हो जाता है, पहले तो बात यह कि -1 होगा किस तरह, क्योंकि ना तो तहरीक अदम-ए-एतमाद की कोई चीज़ है, ना आपकी कोई तैयारी, ना नून लीग की कोई तैयारी, तो वज़ीर आज़म क्यों जाएं और कैसे जाएं? वो खुद से तो घर नहीं जाएंगे। कल शायद खाकान अबाई साहब से भी हमने यही पूछा कि कोई तैयारी अपोजिशन की लग रही नहीं है बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के। देखिए आदिल भाई, सबसे पहली चीज है कि हमें इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि हालात इस नतीजे पर क्यों पहुंचे कि जिसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई -1 की या किसी भी तब्दीली की। 2 साल किसी भी हुकूमत के लिए अपना रिफॉर्म एजेंडा पूरा करने के लिए एक बड़ा वक्त होता है, और इन पिछले 2 सालों में खान साहब, हम उनके अगर एतराज ना भी करें उनके तरीका इंतखाब पर, और एक लम्हे के लिए हम ये मान लें कि उनका तरीका इंतखाब बिल्कुल जमहूरी था, तो इन पिछले 2 सालों में उनकी कोई एक काबिल कदर अचीवमेंट जो है वो कौम के सामने आप खुद रख दीजिए। उन्होंने कौम से वादा किया था एक मैसिव रिफॉर्म एजेंडा, वो कह रहे थे कि मैं लेके आऊंगा, मैं पुलिस को रिफॉर्म करूंगा, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करूंगा, कानून साजी रिकॉर्ड होगी, हमारी मईशत में बेहतरी आएगी, बाहर से दुनिया से पाकिस्तान में लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी, मैं कभी कर्जे नहीं लूंगा, मैं कौमी गैरत का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कमाल होगी। तो ये जितनी उन्होंने गुफ्तगू की थी इलेक्शन से पहले, वो और उन्होंने 100 दिन का एक प्रोग्राम भी दिया था कि जिसके अंदर 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर। 2 साल गुजर चुके हैं, इन 2 सालों में आगे बढ़ना तो दूर की बात, माशाल्लाह हमारा सफर जो है वो हमारा पीछे की जानिब शुरू हो गया है। आज PIA के ऊपर पाबंदियां लग गई यूरोप में एंट्री से, पहले ही वो बहरान का शिकार है। किस तरह हुआ, क्यों वजीर हवाबाजी जो है उन्होंने कोई इतनी मेच्योरिटी नहीं दिखाई इस क्राइसिस को हैंडल करने में। हमारी मईशत आप उठाकर देख ले, IMF के कदमों में हम पड़े। तो सारी चीजों को जब आप देखें तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम नहीं, पॉलिटिकल क्लास नहीं, बल्कि एक आम आदमी भी जो रेडी लगाने वाला है, जो ठेला लगाने वाला है, जो टांगा चलाने वाला है, जो छोटा ताजिर है, बड़ा ताजिर है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, बड़ा सरमायादार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन सा ऐसा तबका है इस वक्त इस पूरे मुल्क में जो खान साहब की 2 साल की कारकर्दगी से मुतमईन है? तो पहली जो चीज है वो ये है कि हम अच्छा मुस्तफा साहब, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, जो चीजें आपने गिनवाई, चले लेट्स अज्यूम के आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुल्क नहीं चल रहा उनसे, उनकी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मिनिस्टर्स जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो सुबकी का जो है मुल्क को सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि माइनस इमरान खान, व्हाट्स नेक्स्ट, सो व्हाट? ओपोजिशन क्या तैयार है? क्या आपका मुतालबा मिड टर्म इलेक्शंस हैं? क्या आप इन हाउस चेंज के लिए तैयार हैं? क्या तरीके अदम-ए-एतमाद के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए बजट में भी सिर्फ 120 वोट ओपोजिशन को रिजेक्शन में पड़े। इससे पहले चेयरमैन सेनेट का मामला था, आपकी अक्सरियत होते हुए नून लीग पीपल्स पार्टी की, वो लोग फिर भी अपना उम्मीदवार ले आए। तो कितनी आपकी तैयारी क्या है उसमें? नजर ना नून लीग की नजर आ रही है ना पीपल्स पार्टी की। इमरान खान चला गया मान ले, क्या उसके आगे क्या होगा? मुल्क कैसे चलेगा? देखिए पहली चीज तो ये अभी जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में जो गुफ्तगू की थी वो तो जनरल एक परसेप्शन है, तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख उनके अपने इत्तेहादी हैं। अगर अवाम गैर मुतमईन है तो इस वक्त उनके इत्तेहादी भी उनसे इंतहाई गैर मुतमईन है। आप मेंगल साहब को देखिए, मेंगल साहब ने इत्तेहाद छोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ इत्तेहाद छोड़ा हुकूमती, बल्कि उन्होंने इस बजट में हुकूमत के खिलाफ वोट भी दिया। दूसरे उनके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ, और आपके इल्म है कि चौधरी साहिबान ने शिरकत नहीं की वजीर आजम के इशाइये में। उन्होंने बजट को वोट जरूर दिया, लेकिन वजीर आजम पर उन्होंने सियासी तौर पर अदम एतमाद किया। फिर इसी तरह उनके जो दीगर एलाइज हैं उन सारों की अपनी अपनी रिजर्वेशन है, और हुकूमत इस वक्त एक रेजर थिन मेजॉरिटी के ऊपर कौमी असेंबली में मौजूद है। तो जब इत्तेहादी साथ छोड़ना शुरू हो जाएं, उनको गिले हों कि उनके साथ भी किए हुए वादे पूरे नहीं हो रहे, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि अब इस वक्त एक पॉलिटिकल नो कॉन्फिडेंस, सियासी अदम एतमाद तो खान साहब पर हो चुका है, अब रस्म अदम एतमाद बाकी है। और उस रस्म अदम एतमाद के लिए जो इत्तेहादी उनको छोड़ रहे हैं, ऑपोजिशन भी आपस में सरजोड़ कर बैठेगी। और हमारे ऑपोजिशन के जो आसिफ जरदारी साहब ने आज से 1.5 साल पहले उन्होंने कौमी असेंबली में कहा था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह इनके अंदर खुद इतनी काबिलियत है कि ये अपने वजन से खुद गिर जाएंगे, और आज बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। तो इस सारे मामलात में हम ये समझते हैं कि इस वक्त अगर ऑपोजिशन इकट्ठी होती है भी सही, और शायद अगले हफ्ते APC भी हो,
तो उस APC में जो सरे फहरिस्त जो चीज़ है वो इस वक्त हमें जाहिर बात है कोरोना को रखना चाहिए। कोरोना की हैंडलिंग जिसमें हुकूमत बड़ी बुरी तरह फेल हुई, इमरान खान साहब फेल हुए। फिर उसके बाद 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर अपोजिशन को सीरियस रिजर्वेशंस हैं। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, एक गुफ्तगू ये भी होनी चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके, ताकि ये जो मसाइल जिनका हमें सामना है, जिसमें खान साहब बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए, हमने मुल्क को किस तरीके से वापस डगर पर लेकर आना है, मईशत को किस तरह बेहतरी की तरफ लेकर आना है, एक आम आदमी को किस तरह रिलीफ देना है, इन सारी चीजों पे एक थ्रेडबेयर डिस्कशन होनी चाहिए। सिर्फ चेहरे बदल लेने से तो कुछ नहीं होगा, हमें एक बाकायदा हालात को बेहतरी की तरफ लेके आने के लिए। मुस्तफा साहब, अगर ओपोजिशन इसी तरह चलती रही, ठीक है, ओपोजिशन इसी तरह चलती रही, और आज अभी अली मोहम्मद खान जो उनके पार्लिमानी उमूर के वजीर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, बड़ी मानी खेज उन्होंने ट्वीट की कि -1 अगर हो जाता है तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी। अब ये खदशात जो हैं, ये आपकी पार्टी के भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी रहे हैं, कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी तरफ बात ना चली जाए कि जमहूरियत जो है वो हमें फिर 10-10, 15-15 साल इंतजार ना करना पड़े। क्या ये कितनी अहम है उनकी स्टेटमेंट, या सिर्फ वो आपको डराने धमकाने के लिए कर रहे हैं? कोई आपके भी इस किस्म के खदशात हैं इस वक्त? देखिए, मैं नहीं समझता, अगर तमाम हालात को हम अगर अपने सामने रखें, जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमारी इस वक्त माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी का हाल ये कर चुके हैं खान साहब पिछले 2 सालों में, रीजनल पॉलिटिक्स को आप सामने रखें, मुल्क की फॉल्ट लाइंस को आप सामने रखें, मुल्क की मईशत को आप सामने रखें, फिर अदलिया, वकला, हमारी जो एक पोस्ट रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी एक जो तहरीक उठी थी जिसने एक डिक्टेटर को जाने पे मजबूर किया, तो हमारे यहाँ अब वो ऐसे हालात नहीं है कि जिनकी बुनियाद के ऊपर ये बात वसूख से की जा सके या कि जी के निज़ाम को कोई खतरा है। निज़ाम अपनी जगह रहेगा, निज़ाम के अंदर से हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने सियासी जमातों ने निज़ाम के अंदर रहते हुए रास्ता ना निकाला तो पब्लिक का भी एक प्रेशर है। अगर आप एक रात के अंदर एक झटके में 25-25 रुपए पेट्रोल महंगा कर दें, गैस और बिजली की कीमतें महंगी कर दें, और जो मुल्क का ओवरऑल जनरली हाल है, अवाम का भी जो पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है, तो फिर अवाम सड़कों पर होंगे। तो सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से बेहतरी की तरफ लेके जाने की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी और मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगी जो सारा का सारा क्राइसिस खान साहब का अपना पैदा किया हुआ है। मुस्तफा साहब, आखिरी सवाल आपसे। बिलावल ने अभी तो आपसे कुछ देर पहले ट्वीट भी की है, कल वो लाहौर में बताया जा रहा है बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, क्या वो इसी से रिलेटेड होगी? कुछ अगर आप हमें क्लूज दे दें। देखिए, वो आज गए हैं लाहौर, इस्लामाबाद में बजट के दौरान उनकी काफी सरगर्मियां रही, तमाम ऑपोजिशन के साथ राब्तों में रहना, फिर एक जॉइंट डिक्लेरेशन बजट को रिजेक्ट करने के लिए वो तैयार करना, काफी, और फिर कौमी असेंबली के अंदर जो उनकी स्पीचेस रही। लाहौर में भी अब जो पहली जो चीज है, गालिबन मैं ये गैस ही कर सकता हूँ कि जिसकी तरफ वो इशारा करेंगे, वो है कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर वसीम अकरम प्लस हुक्मरानी कर रहे हैं, पिछले 4 या 5 माह में जब से हम इस कोरोना के क्राइसिस का शिकार हुए हैं, 4-5 माह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है वसीम अकरम प्लस की, जिसमें उन्होंने पंजाब की आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की हो कि मैं आपके आईनी और कानूनी, आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस वबा में, इस क्राइसिस में आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल आपका इस सूबे की आवाम का ख्याल रखूंगा। पंजाब में तो देयर इज नो गवर्नमेंट। पिछले 4-5 माह में जिस सूबे का वज़ीर आला एक दफा टीवी पर आकर ये कह ना सके, ये जुमला ना अदा कर सके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके, तो वहां पर क्या हुकूमत है? 4-5 IGs तब्दील हो चुके हैं, 4-5 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, तो एक वहां पर भी गदर मचा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल को वो पंजाब के अवाम के सामने रखेंगे, और अब तो मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि सियासी जमातों को फिर मैदान में भी उतरना पड़ेगा। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता कि जहां पर नॉन परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव्स हों प्रोविंसेस के, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान साहब हों, पंजाब के बुज़दार साहब हों,
ये 60%, 70% पाकिस्तान है और आप ने ऐसे लोग दिखा रखे हैं कि जो जिनके अंदर कोई अहलियत नहीं है। तो हमें चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें ही दुरुस्त करना है और मिल बैठ के इंशाल्लाह अपोजिशन जो है एक वाज़ेह काबिल अमल लाएमल जो है वो कौम के सामने रखेगी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कोरोना वायरस की बात करेंगे। मुल्क में 2-3 दिनों से केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसकी असल वजह ये बता रही है कि पाकिस्तान भर में टेस्ट की जो सलाहियत है वो तो बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली कोरोना के टेस्ट जो हैं वो बड़े कम कर रही है हुकूमत। उसकी वजह क्या है? इसी टेस्ट कम होने की वजह से कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो इस पर तफसीली बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और सिंध से सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस की तादाद में कमी वाक़ हो रही है, जो निहायत मस्बत बात है। 31 मई के बाद पहली बार 24 घंटों में नए सामने आने वाले केसेस की तादाद 3000 से कम रही, जिसके बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,09,000 तक जा पहुंची है, जिसमें तकरीबन 1 लाख अफराद जो हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं। 4000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि कोरोना के नए केसेस की तादाद में होने वाली कमी क्या स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली की कामयाबी है या फिर ये कम टेस्टिंग का नतीजा है? बिल्कुल जी, जो सवाल हम रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टेस्टिंग की जो तादाद है वो बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। यह सवाल भी हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना की वबा जो है वो अपने उरूज को छू चुकी है, जिसके बाद अब नए केसेस में कमी वाक़या होगी। इसका अंदाजा आमतौर पर इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नए केसेस की तादाद सेहतियाब होने वाले अफराद के बराबर हो जाए और गुज़श्ता 24 घंटों के नंबर्स को देखा जाए तो मामला ऐसा ही लग रहा है। जहां तकरीबन 3000 के करीब नए केसेस सामने आए, वहीं 3000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए, जो यकीनन खुशाइंद बात है। लेकिन सवाल अब भी ये उठ रहा है कि पाकिस्तान में नए केसेस की तादाद तकरीबन जो 19 जून से कम होना शुरू हुई, लेकिन साथ ही साथ इसलिए कम होना शुरू हुई कि 19 जून से टेस्टिंग की तादाद भी कम होना शुरू हो गई। सिर्फ एक हफ्ते के आदाद शुमार पर अगर नजर डाली जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 21,000 टेस्ट हुए, 28 जून को 23,000 टेस्ट हुए, 27 जून को 25,000, 26 जून को 21,000, जबकि 25 जून को भी 21,000 टेस्ट हुए। यह आदाद शुमार इसलिए भी अहम है क्योंकि हुकूमत के मुताबिक यौमिया टेस्टिंग की सलाहियत जो है पाकिस्तान की वो 50,000 से ज्यादा है, लेकिन 30,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि टेस्टिंग कैपेसिटी कहाँ हमारी पहुंची, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि कम से कम हम 1 लाख तक बढ़ाएंगे टेस्टिंग अपनी कैपेसिटी। इस वक्त सिचुएशन क्या है अक्रॉस द कंट्री? कितने टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं और उसमें इजाफे के कितने इम्कानात हैं आगे? पाकिस्तान में इस वक्त जो कैपेसिटी है ठीक वो 50,000 55,000 के अराउंड है। मतलब ये है कि अगर हम चाहें, अगर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा हो ऑप्टिमली तो इतने कर सकते हैं। हम 55,000 के करीब टेस्ट, बल्कि एनडीएमए के मुताबिक तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे टेस्ट जो हैं वो दे आर हॉवरिंग अराउंड 30,000। यकीनन अभी भी हमारा जो एस्पिरेशनल गोल है वो यही है कि हमने 1.5 लाख, 1 लाख नहीं 1.5 लाख के करीब अपनी कैपेसिटी लेकर जानी है 1.5 लाख बिफोर द एंड ऑफ जुलाई। सवाल यह है कि अगर हुकूमत अपनी पूरी सलाहियत के हिसाब से टेस्ट नहीं कर पा रही तो गुज़श्ता एक हफ्ते के रिकॉर्ड के मुताबिक 30,000 योमिया टेस्ट भी नहीं हो रहे, क्या ऐसा हुकूमत किसी पॉलिसी के मुताबिक कर रही है कि मुल्क में नए केसेस की शरह को कम दिखाया जाए? क्योंकि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान को कम से कम योमिया 50,000 टेस्ट करने चाहिए, जो नहीं हो रहे। और माहिरीन के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की असल शरह का अंदाजा उसी वक्त हो सकेगा जब टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ेगी, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के मस्बत केसेस और टेस्टिंग के आदाद शुमार को देखा जाए तो तब भी यह बात साबित होती है कि मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 14% है। यह सवाल भी अपनी जगह अहम है कि अगर वाकई कोरोना केसेस में कमी आ रही है तो क्या कोरोना की पीक आ चुकी है? वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 20 मई को बड़ी बात में यह पेशन गोई की थी कि उनके अंदाजे के मुताबिक जून के आखिर में कोरोना की पीक आ जाएगी।
तो ये पीक कब तक हम एक्सपेक्टेड दे सकते हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जुलाई की मिड तक। WHO के भी ये फिगर्स थे कि तकरीबन 2 लाख केसेस मिड जून तक आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि अराउंड मिड जून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना पीक? बहुत मुश्किल है, आप जितनी मर्जी प्रोजेक्शंस कर लें, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी देखें ना, जिन मुल्कों ने, मगरबी ममालिक ने कहा कि हम पीक पे पहुंच गए हैं, दे स्टिल गॉट अनदर स्मॉल सर्ज अप, तो यू नेवर नो। तो अभी पीक पे हम नहीं पहुंचे, और मेरा ख्याल है कि पीक हमारी, इट इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल, इट विल बी सम टाइम्स इन जून प्रोबेबली। लेकिन इस बयान के बाद असद उमर ने दावा किया था कि जून के आखिर तक 3 लाख, जबकि जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन आज जून के आखिरी दिन मुल्क में केसेस की तादाद सिर्फ 2,09,000 के करीब है। अब हुकूमती अंदाजे क्या कहते हैं वो आपने सुन लिया कि 13-14 लाख केसेस हमारा पीक होगा अगले महीने तक। टेस्टिंग की सलाहियत क्यों कम हो रही है? क्या कोरोना की वबा पर स्मार्ट लॉकडाउन के बायस काबू पा लिया गया है? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे खैबर पुख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा, जबकि सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुशाइंद बात तो ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह के फिगर सामने आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोरोना के केसेस कम हो चुके हैं। जिस तरह कहा जा रहा था कि जुलाई में हम पीक करेंगे, 13-14 लाख तक ये तादाद केसेस की जा सकती है। लेकिन उसमें कंसर्न बड़ा ये है कि जितनी तेजी से केसेस हमारे कम हुए, उतनी तेजी से टेस्ट भी कम हो रहे हैं। तो एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट कम कर दिए हैं, इसीलिए कोरोना के केसेस भी कम सामने आ रहे हैं। आप एग्री से करेंगे? सिंध की क्या सिचुएशन है ओवरऑल? देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं उसकी वजह से जो रोजाना केसेस की तादाद थी उसमें भी कमी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें जो हलाकतें हैं, डेथ हो रही है, उस नंबर में कोई खास कमी नहीं आई है। वो उसी एवरेज उतनी है, तकरीबन 100 के लगभग जो है वो केसेस हो रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा जरूर होता है कि अभी तक केसेस उसी तरह रहें, लेकिन जब हम अपने टेस्ट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ केसेस भी उसी तरह से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सईद गनी साहब, अगर सिंध की सिर्फ बात की जाए, 24 जून को आप लोगों ने तकरीबन 7,400 टेस्ट किए, फिर कम होकर 25 जून को 6,400 हो गए, 26 जून को 5,000 सिर्फ टेस्ट हुए। तो ये कमी की वजह क्या है? वैसे तो बाकी सूबों के मुकाबले में आपने गुज़श्ता 2 दिनों में काफ़ी ठीक ठाक टेस्ट किए हैं, बढ़ा दिए 8,000, 9,000, लेकिन ये टेस्ट कम होने क्या कोई स्ट्रेटेजी थी या कैपेसिटी कम हो गई थी? क्या वजह है इसकी? नहीं, इसमें देखें जो सबसे जो बड़ी वजह थी वो तो ये थी कि जो हमारी टीम्स हैं जो टेस्टिंग के लिए जाती हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो गए, और ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से निकलते गए, और जो लोग काम कर रहे थे उनसे हम कितना एक्सेस काम करा सकते थे, वो काफ़ी हद तक हमने कोशिश की कि वो करते रहें, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके बस में भी चीज़ें नहीं रही। तो ये जो 3 दिन आप बता रहे हैं उसमें बिल्कुल कम हुए थे केसेस, और उसके बाद हमने फिर अपनी नई टीम्स तैयार की हैं, और कुछ लोग वापस आए हैं जो पहले से इन्फेक्टेड थे, तो उसकी वजह से नंबर्स हमारे फिर ठीक हो गए टेस्ट के। तो इसमें सईद साहब अगर देखा जाए बाकी सूबों को, तो बाकी सूबे स्पेशली पंजाब या केपी में सिग्निफिकेंटली, केपी के वजीर सेहत से भी हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंटली इसमें रिड्यूस हुए हैं जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं। तो क्या कोई कंसर्निंग बात है? क्योंकि आप लोग ओवरसी कर रहे हैं सारी चीज़ को, सिंध में भी आपने अभी ये भी फरमाया कि टेस्ट कम हुए हैं, तो जाहिर बात है इन्फेक्शन रेट भी कम हुआ है, लेकिन आपने बता दिया कि सिंध में क्यों कम हुए हैं, क्योंकि आपकी जो टीमें थी वो इन्फेक्ट हो गई थी, वो अब सॉर्ट आउट हो गया। कितना कंसर्निंग है आपके लिए बैसियत सिंध हुकूमत के बाकी मुल्क में टेस्टिंग जो है वो कम हो गई है? देखिए, ये पूरे मुल्क के लिए परेशानी की बात है, और दुनिया भर में इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आप देखें कि जो फ्लाइट्स पे हमारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वो पाकिस्तान का नंबर उसमें अच्छा खासा ज़्यादा है। तो दुनिया भर में एक जो परसेप्शन हमारा बन रहा है वो तो यही है कि इस वक्त शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कोई एक शायद अफ्रीका का मुल्क होगा। और अगर पूरी दुनिया में ये मैसेज मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इससे परेशानी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपर टेस्टिंग करें, और हमारे पास एग्जैक्ट सही डेटा और सही नंबर्स हमारे पास आते जाए, और ख़ास तौर पे जो हमारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनकी हमें प्रॉपर जो है वो टेस्टिंग करनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो इन्फेक्ट ना हो। वो जब वहाँ एयरपोर्ट पर लैंड करें
तो उनके अंदर ये वायरस ना हो। तो सईद गनी साहब, आज आपने पीएम साहब की स्पीच भी सुनी होगी लॉकडाउन पे। इस वक्त क्या सिचुएशन है स्मार्ट लॉकडाउन का कराची में, खुसूसन सारे सिंध में, और क्या आप समझते हैं कि चूंकि आप लोग तो एडवोकेट कर रहे थे फुल फ्लैज लॉकडाउन का, लेकिन अब स्मार्ट लॉकडाउन पे पूरा मुल्क चला गया और आपने उनको फॉलो करना है वफाकी हुकूमत को, तो स्मार्ट लॉकडाउन काम कर रहा है? और जो एक लॉकडाउन ना करने की स्ट्रैटेजी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो भी ठीक थी, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन अगर काम कर रहे हैं, चीजें भी खुली हुई हैं लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक इलाके बंद हैं, तो क्या ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी नहीं? असद उमर साहब ने खुद बताया कि जून के एंड तक वो 3 लाख कह रहे थे, शुक्र 3 पे नहीं हुए, 2 लाख के करीब हुए। जुलाई पे वो 12 लाख कह रहे हैं, अल्लाह न करें 12 लाख हो, लेकिन कम से कम 6, 7, 8 लाख तो पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए। तो ये नंबर्स खुद जो है वो बड़े खतरनाक हैं और बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान जैसे हेल्थ सिस्टम रखने वाले मुल्क के लिए। अब उसमें जो स्मार्ट लॉकडाउन है उस पर सिंध गवर्नमेंट का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि सिंध गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। ये WHO है जिसने तमाम सूबों को खतूत लिखे हैं, डेफिनेटली वफाकी हुकूमत को भी कहा होगा, और उनकी एक एडवाइस थी कि आप 2 हफ्ते के लिए क्लोज करें और फिर 2 हफ्ते के लिए ओपन करें। तो हमने यही कहा कि जो WHO ने कहा है हमें उनकी गाइडलाइंस पे अमल करना चाहिए, ताकि हम किसी तरह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो उसका स्प्रेड है, उसको रोकने में कामयाब हो सके। अब अगर वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से हो सकता है तो उन्होंने किया है, लेकिन अच्छा खासा इलाका जो मैंने सुना है लाहौर में बंद है, इस्लामाबाद में भी काफ़ी इलाके उन्होंने बंद किए हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय भी है, और मैं पहले से कह रहा हूँ जब तक ये लॉकडाउन नहीं भी हुआ था, कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा जिस इलाके में आप करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से लॉकडाउन ख़त्म करेंगे वहाँ पर स्प्रेड दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा सईद गनी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि कल सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया कुछ टैक्सेस के बारे में, वो हम नहीं पे करेंगे, तो इमरान खान साहब अगर बिल जलाते हैं वो सिविल नाफरमानी, आप लोग उन पे तनकीद करते हैं, लेकिन इस तरह के ऐलानात करना तो सिविल नाफरमानी के जुमरे में ही फिर आएंगे कि अगर सिंध टैक्सेस देना बंद कर दे। एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वजह है कि आपने इतना सख्त जो है स्टेटमेंट आई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं आदिल, हमने ये नहीं कहा कि हम टैक्सेस नहीं देंगे। एक्चुअली एक विदहोल्डिंग टैक्स है जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और वो हर साल तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए होता है, और वो हम फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये आज से कोई कुछ बरस पहले फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, अजीब सी मंतक है, मुझे समझ नहीं आई कि ये FBI ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। ये इशू कंटिन्यूसली हम रेज करते रहे, PMLN की हुकूमत से शुरू हुआ, इस हुकूमत में भी करते रहे कि जनाब वो पैसे आपने गलत काटे हैं, आके रिकंसाइल कर लीजिए जो आपके हैं। लेकिन उन्होंने वो किसी एक वजह दूसरी वजह से टालते रहे, आज तक वो इशू उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। तो ये जब मैटर कैबिनेट के सामने आया तो कैबिनेट ने फिर यही कहा था, डिसीजन लिया कैबिनेट ने कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट ये करती है कि हम उनको कलेक्ट करके भी दें और उसके बदले में गलत डेटा की बुनियाद पर हमारे पैसे लेके चले जाते हैं, तो बेहतर ये है कि हम उसकी कलेक्शन करना ही छोड़ दें। तो हमने ये फैसला किया था, और फिर उसके बाद ये कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया तो ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे। लेकिन अब हमने फॉर्मली फेडरल गवर्नमेंट को ये बता दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो विदहोल्डिंग टैक्स हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा था वो हम नहीं करेंगे, आप खुद कर लीजिए, और हमारे जो पैसे आपके पास है वापस कर दीजिए। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर जगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ओवरऑल पूरे मुल्क में अगर पिछले 6-7 दिनों को देखा जाए तो केसेस तेजी से कम हो रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन फिर अगर टेस्टिंग पर नजर डाला जाए तो मुतवातिर तकरीबन हर सूबा जो है उसमें टेस्टिंग में हम कमी देख रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्या ओवरऑल स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से केसेस पर इंपैक्ट पड़ा है, लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे, या ये कोई स्ट्रेटेजी है कि हम अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेस्ट कम कर दें, क्योंकि हमें तो अगर लोग नहीं आ रहे तो कम से कम रैंडम टेस्टिंग पे भी जा सकते हैं अब, जबकि कैपेसिटी भी हमारे बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है हमारी कैपेसिटी। तो क्या वजह है कि केसेस कम हो रहे हैं और साथ साथ में टेस्टिंग भी हम कम कर रहे हैं? पहले जी ये कि टेस्टिंग कम करना कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। अगर आप पिछले जो 120-150 दिन का पैटर्न उठाएं तो हमेशा टेस्टिंग, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड इसका ऊपर जाता है, थोड़े से ये साइकिल्स में कम होती है। मैं खैबर पुख्तूनख्वा के हवाले से कह दूं, थोड़ा सा हमने अपनी कैपेसिटी ज़्यादा करने से इसलिए रोका था क्योंकि बीच में एक ईद के ब्रेक के बाद थोड़ा सा बैकलॉग हुआ था, टेस्ट्स का रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा जो है उस पर फोकस किया। अभी वो सॉर्ट आउट हो गया, हम इंशाल्लाह कोशिश कराएंगे। हमने तकरीबन 4000 टेस्ट पर डे हिट किए थे,
तो पंजाब में तकरीबन 14,000 के बराबर होंगे प्रोपोर्शनली, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़्यादा करेंगे। केसेस के लिहाज से शायद टू सम एक्सटेंट तो ये टेस्टिंग का फंक्शन हो, लेकिन जो ज़्यादा खुशाइन बात है वो ये है कि अगर हम अपने हॉस्पिटल्स देख लें और अपना डेथ रेट देख लें तो वो खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैट रहा है। हालांकि हमने कोशिश की है कि जितनी रिगरस रिपोर्टिंग कर सके, तो ना सिर्फ डेथ रेट फ्लैट है बल्कि उसके साथ जो हॉस्पिटल्स पे रश है वो स्टेबल रहा है। तो ये जो दो चीज़ें ये थोड़ी सी उम्मीद देती है कि जो है सिचुएशन काबू में, लेकिन इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं कि लोग लाइटली लें। लाइटली ना। अच्छा तैमूर साहब, इसमें ये जो आपने बड़ी अहम बात की बैकलॉग वाली, हमें भी वहाँ से काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट किया और 8-8 10-10 दिन वो बेचारे 12-12 दिन वेट करते रहे। तो एक तो उसकी वजह हमें बता दें क्या थी, और अब आप चूंकि कह रहे हैं कि वो सॉर्ट आउट हो गया है, तो जितना भी बैकलॉग था क्या वो अब क्लियर हो चुका है मुकम्मल? जी देखिए, वजह तो यही थी कि जब ईद में कोई 4-5 दिन का ब्रेक आया था जिसमें टेस्टिंग कम हुई थी, और उसके इमीडिएटली बाद हमने टेस्टिंग रैंप अप की, लेकिन सिस्टम में कुछ सैंपल्स जो है वो रह गए। आप थ्रू आउट आदिल इस क्राइसिस में देख लें तो क्योंकि वंस इन 100 ईयर्स टाइप ऑफ क्राइसिस है, तो ऐसे चीज़ें आती हैं जो कि सॉर्ट आउट करनी पड़ती। शुरू में पीपीई का एक चैलेंज था, अगर आपको याद है। उसके बाद हमारे सूबे में अमवात पे क्रिटिसिज्म हुई, हालांकि हमारा अभी वाहिद सूबा है जहाँ अमवात की रेट जो है वो कम हुई है और स्टेबल हुई है। उसके बाद एक वक्त में टेस्टिंग कैपेसिटी पे जो है वो क्वेश्चन था। तो ये इश्यूज जो है इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स क्राइसिस में आएंगे। जो खुशाइन बात यह है कि जैसे ये इशू आता है सिस्टम उस पर लग जाता है, उसको सॉल्व करता है। और अभी भी मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत से ममालिक देख लें और बहुत से बाकी इश्यूज देख लें जो पाकिस्तान जिस तरीके से सॉल्व करता रहा, मेरे ख्याल में निस्बतन हमने कोरोना वायरस के चैलेंज को, जितना ये बड़ा चैलेंज हो सकता था, वो सॉर्ट किया है। अभी जो मैं, चूंकि ये टेस्टिंग पे फीडबैक हर रोज पूछता हूँ, बैकलॉग खत्म है और हमारी कोशिश होगी अभी कि 1 या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है वो टेस्टिंग रिजल्ट आते जाए, तमाम जो भी टेस्ट करें। ठीक। अच्छा तैमूर साहब, ओवरऑल आपकी क्या सिचुएशन है? क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये कहा गया, असद उमर साहब ने भी, पीएम साहब ने भी फिर यही कहा कि जुलाई में हम जाके अपनी पीक देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक, अभी इस वक्त केपी की अगर बात की जाए तो डेटा आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये जो दरमियान में थोड़े से केसेस कम हुए हैं उसकी वजह टेस्टिंग भी हो सकती है, या थोड़ी सी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन बेहतर भी हुई है, लेकिन क्या दोबारा स्पाइक की तरफ हम जा सकते हैं? आपकी अपनी टेक इस पर क्या है, लुकिंग एट द फिगर्स और ओवरऑल जो हॉस्पिटल पे इस वक्त बर्डन है? 3-4 चीजें। नंबर 1 जो खुशाइन बात है वो ये है कि हॉस्पिटल्स पे जो बर्डन है स्ट्रेस के बावजूद वो मैनेजेबल रहा है। डेथ रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। कुछ इसमें एफर्ट्स और कुछ इसमें अल्लाह की मेहरबानी है। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली स्मार्ट लॉकडाउन्स का एक इम्पैक्ट है, 2 जानिब से इम्पैक्ट है। नंबर 1, एटलीस्ट एक कंसिस्टेंट तरीके में जो है जहाँ पे केसेस निकलते हैं वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, और दूसरा ये कि उससे पूरे मुल्क में एक मैसेज जो है वो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि हालांकि ये डेथ रेट में एक पीक आप एक लिहाज से कह दें कि आ रहा है, अगर हम दुनिया में ट्रेंड्स देख लें तो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि ज़रूरी है कि ये एक परमानेंट पीक हो। देयर इज़ अ लॉट दैट वी स्टिल डोंट नो अबाउट द वायरस, इसीलिए हमें कंसिस्टेंटली सीखना भी पड़ेगा एज अ सोसाइटी एंड एज अ गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली बेहतर करना पड़ेगा, एंड एज अ सोसाइटी अपनी बिहेवियर को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ आदिल, मैं ये भी कहूँगा कि इन तीनों चीज़ों के बावजूद अभी मेरे ख्याल में तमाम दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, कि सबसे अच्छी बात शायद ये है कि बैलेंस शायद इकोनॉमी और सोसाइटी खोलने में और वायरस के खिलाफ मिटिगेटिंग स्टेप्स लेने में शायद आ गया है, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल क्लियर है, आपने हमारे बजट्स भी देखे होंगे
कि बिल्कुल भी यकतरफा इस चैलेंज का मुकाबला नहीं हो सकता। अगर वायरस के साथ रहना है तो जितना हम बेहतर तरीके से इकोनॉमी खोल के प्रिकॉशंस लेके अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट और हेल्थ की फैसिलिटीज और प्रोटोकॉल्स एनहांस करके इसका मुकाबला करेंगे, उतना पाकिस्तान इससे बेहतर निकलेगा। ठीक। अच्छा तैमूर साहब, आखिरी सवाल आपसे। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है पेशावर में, वहाँ एनडीएमए ने कुछ परचेजिंग की वेंटिलेटर्स की, फिर एक वहाँ पर एचओडी जो वो उनके मेडिसिन के हैं डॉक्टर नूर साहब, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे, कोई सॉफ्टवेयर का इशू था। फिर उन्होंने एनसीओसी से भी रब्ता किया, फिर उनको मजबूर किया गया कि वो ट्वीट वाली डिलीट कर दें, लेकिन वेंटिलेटर जो हैं वो उसी तरह ख़राब पड़े हुए हैं क्योंकि जहां से वो प्रिक्योर हुए थे चाइनीज़ कंपनी से, उनके साथ मेंटेनेंस का मुआहदा नहीं हुआ था। तो आर यू लुकिंग इनटू दिस कि अगर ऐसे वेंटिलेटर हॉस्पिटल में आ गए हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे तो उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? ये आपके इल्म में है, नोटिस में है ये बात? नोटिस में आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट वाकया था जिससे रूनमा ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस कैसे जो है वो फैल सकती। डॉक्टर नूर को जानता हूं, उससे कुछ दिन पहले उनसे मीटिंग भी हुई जहां एनडीएमए के चेयरमैन भी आए थे। जो उनकी इंटेंट थी वो सही होगी, शायद मैसेजिंग सही नहीं निकली। वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर से भी फिर बात हुई और उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन इशू किया कि ये ऑन द रिकॉर्ड कहना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से एनडीएमए और एनसीओसी ने मदद की है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, और जिस तरीके से सेंटर और सूबों की कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है, मेरे ख्याल में इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन अबव ऑल जो सेंटर में जो काम किया उनको खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना भी हैं और वज़ीर सेहत भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मामलात को हैंडल किया डेफिनेटली दाद के मुस्तहिक भी हैं। अब इन तमाम मामलात पर इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी टॉपिक को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम डिस्कशन कोरोना पे हो रही है और वो ये है कि केसेस जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गए, ट्रेंड हमारा नीचे आ रहा है, जो कि खुशाइंद बात भी है। लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन टेस्ट हम बड़े कम कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह ये देखी जा सकती है कि चूंकि मुल्क में ओवरऑल पूरे सूबों में टेस्ट कम हो गए हैं, उसकी वजह से केसेस सामने आए हैं? इसका ये मतलब नहीं कि लॉकडाउन की वजह से या किसी वजह से जो है कोरोना अब कम होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि आपका तज्जिया किसी हद तक ठीक है। देखें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वी आर एज ए नेशन वी आर सफरिंग फॉर व्हाट आई थिंक इज कोरोनोफोबिया, कि अभी हम एक फोबिया में मुब्तला हो गई है हमारी कौम। और वो फोबिया ये है कि पीपल डू नॉट वांट टू रिपोर्ट देमसेल्व्स एज कोरोना पेशेंट एंड आइदर दे वांट देयर फादर टू बी रिपोर्टेड, क्योंकि जो डरने से भी उनको मौत से भी डर लग रहा है, वैसे ही डर लगता है, लेकिन कोरोना की मौत से डर लग रहा है कि पता नहीं बॉडी हम दफना सकेंगे नहीं दफना सकेंगे, क्या करेंगे। और यही हाल पेशेंट्स का हॉस्पिटल जाने से है कि वो बहुत डर रहे हैं। और एक स्टिग्मा इसके साथ अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लिए तो ये बीमारी ऐसी ही है जैसे टाइफाइड मलेरिया है, लेकिन एक स्टिग्मेटाइज हो गई है और सोशली भी एक स्टिग्मेटाइज है कि लोग जब पता लगता है कोरोना है तो वो पीछे 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से रिपोर्टिंग इतनी नहीं हो रही। बहुत केसेस सीरियस किस्म के वो अपने घर से ही में ही अपने आप को मसूर कर रहे हैं और घर से ही आइसोलेट हो जाते हैं। और घर में अगर उनका सांस खराब होता है तो ऑक्सीमीटर खरीद लेते हैं 3-4 हज़ार रुपए का, और अगर उनकी ऑक्सीजन फॉल होती है किसी वाकफ डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं। हमें रोज़ कई दर्जनों कॉलें आती हैं और फिर वो सिलेंडर ले लेते हैं घर पे ही, और यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो अमीर लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली वेरी क्रिटिकल भी इवन घर पे। एंड आई नो मैनी डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड एट होम, और उन्होंने फिर खुद ही सब्र शुक्र करके जनाजा करके, तो हमारे नेट में ही नहीं आ रहे। वो टेस्टिंग तो दूर की बात है, वो तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे केसेस।
तो और नंबर दूसरा ये है कि डेफिनेटली एक तो देखें अब जो टेस्ट है वो इसलिए करना ज़रूरी नहीं है तशखीस के लिए। तशखीस तो अब ये क्लिनिकल तशखीस है, एक के किसी घर के हेड को हुआ, वालिद को हुआ, उसके दफ्तर से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, घर पे ले आया, तीसरे दिन उसकी बीवी भी हो गई, इनफैक्ट उसको भी बुखार शुरू हो गया। उसका मुझे फ़ोन आया, एंकर था एक, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि उसने कहा जी आज मेरी बीवी को भी हो गया। मैंने कहा जी आपने आइसोलेट हो गए? वो कहता जी ऊपर वाली मंजिल में। क्या बेगम को भी वहीं ले जाएं, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका बेटा भी हो गया। तो इस तरह टेस्टिंग उस लिहाज से ये क्लिनिकल डायग्नोसिस बन गया है। लेकिन एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट, बिकॉज आपका जो फ्यूचर रोड मैप है, जो आपकी रिस्पॉन्स है फ्यूचर, वो इस पे ही डिपेंड करेगी कि आपकी इस वक्त ट्रांसमिशन रेट, जिसको हम आर फैक्टर कहते हैं, दुनिया में ये आर फैक्टर की बुनियाद पे तमाम मुल्कों ने अपनी रिस्पॉन्स दी। हमारी रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत ही कम डाटा पे है, लिमिटेड डाटा पे है, और हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि केसेस कम हुए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो, और शायद किसी हद तक ऐसा हो भी रहा हो। अब देखें, बीच में एक दिन आता है कि उस दिन मोर्टेलिटी आपकी 60 हो जाती है, 70 हो जाती है, दूसरा दिन जैसे कल का दिन है 136 हो जाती है। दैट मीन एवरी आवर वी आर लूजिंग 5 लाइफ। तो इसलिए ये भी डिपेंड करता है कि इस वक्त कितने मरीज क्रिटिकल वेंटिलेटर पे हैं या वैसे ही जिंदगी मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल्स में हैं। जो घरों में हैं उनकी तो रिपोर्ट भी नहीं होती डेथ। ये प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त। तो ये कोरोनाफोबिया में ये फिनोमिनन देखा गया है कई थर्ड। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सिंध और केपी के बड़े अहम वजीरों की गुफ्तगू सुनी। फिर डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेस के सरबराह हैं, उन्होंने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की। एक बात तो तय है कि ये हमें अभी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, लेड बैक नहीं होना चाहिए कि कोरोना जो है पाकिस्तान में कम होना शुरू हो गया है या जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अपना एहतियात आप ज़रूर जारी रखिए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एक अहम बात पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर यूरोप की परवाज़ों पर जो है तकरीबन 6 माह की पाबंदी लग चुकी है। उस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज के हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान में 262 पायलट्स के फ्लाइंग लाइसेंसेस मशकूक हैं। उसके बाद आज यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA के यूरोपीय ऑपरेशंस को दिया जाने वाला इजाजतनामा 6 माह के लिए मनसूख कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक कराची में PIA हादसे में सेफ्टी प्रोटोकॉल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां आया हुई और यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक एजेंसी को अब बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा कि PIA मौसर और पेशेवराना अंदाज में मतलूबा मेयार को पूरा कर सकता है। जबकि यह भी कहा गया है कि PIA फिजाई सर्विस के लिए दरकार बैनुल-अक़वामी मेयार को बरकरार रखने में मुसलसल नाकाम रहा है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से पायलट्स के लाइसेंस मशकूक होने के बयान के बाद यह मालूम होता है कि PIA इस काम का अहल नहीं है और PIA का सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट सॉफ्टवेयर भी अभी तक मौसर नहीं। अहम खबर है, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन के लिए एक बड़ा झटका है और पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सुबकी का बाइस भी है, जिसका आगाज उस दिन हुआ जब कराची हादसे की रिपोर्ट जारी करते हुए वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने दावा किया था कि 262 पायलट्स ने मशकूक तरीके से फ्लाइंग लाइसेंस हासिल किए, जिनको ग्राउंड करने का फैसला हो चुका है। बिल्कुल जी, बिलाशुबा जब हमने इस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर के आगे रखी तो प्राइम मिनिस्टर ने इस इंक्वायरी की मंजूरी भी दी और साथ ही फौरी एक्शन लेने का भी कहा। और एक्शन यही है कि इमीडिएटली एक तो जो पायलट जिस एयरलाइन पे काम कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, उन्हें इन्फॉर्म किया जाए, इंटीमेट किया जाए कि इन पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो क्रेडिबल नहीं है या अंडर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एक्शन तो ये है कि उन लोगों को ग्राउंड कर दिया जाएगा और फौरी तौर पे तमाम एयरलाइंस को, तमाम रेलिवेंट लोगों को आगाह कर दिया जाएगा और इसके बाद जो कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं, शोकाज होगा, फिर चार्जशीट होगी, उनकी हेयरिंग होगी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और अगर प्रूफ होता है तो फिर यकीनन उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी और क्रिमिनल एक्शंस भी उनके ख़िलाफ़ फिर प्रोसीड उसके मुताबिक किया जाएगा। तो लेकिन ये बात अब यहाँ रुकेगी नहीं, ये बात अब चल निकली है। तो इंशाअल्लाह ताला
सफाई करके हम इस ऐलान के बाद हुकूमत पर तनकीद हुई कि क्या यह ऐलान करने में जल्दी की गई, जबकि कराची में PIA की परवाज जिसको हादसा पेश आया उसके पायलट्स के लाइसेंस पर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था। तो ऐसे में इस रिपोर्ट को आम करने का फैसला क्यों किया गया, और यह भी कहा गया कि ऐसा करने से पाकिस्तान की दुनिया में सुबकी होगी और PIA के साथ साथ तमाम पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले पायलट्स की भी बदनामी होगी। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि यह फैसला उनका था। या भी PIA की जी रिपोर्ट दबा दें, सोचे मैं कहते PIA की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में, अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। इस बात में कोई शक नहीं कि यह संजीदा मामला है। अगर पाकिस्तान में पायलट्स की एक बड़ी तादाद मशकूक लाइसेंस पर काम कर रही है तो उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। लेकिन यह तनकीद भी अपनी जगह हो रही है कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली फहरिस्त में कई गलतियां हैं। इन गलतियों की मुकम्मल तहकीक से पहले इस रिपोर्ट को आम करने से मजीद कन्फ्यूजन और बदनामी जो है वो सामने आई है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। एविएशन जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियां हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का जो लेटर है वो सुना है कि काफी डैमिंग है। एक तो उसकी तफसील जरा बताइएगा, क्या वजह है कि अभी पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 6 माह तक सस्पेंड कर दी गया, पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अपील का हक भी है, अपील के प्रोसेस पे भी आते हैं, लेकिन कितना डैमेजिंग है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए ओवरऑल, और उसकी वजूहात क्या बताई गई हैं लेटर में? देखिए आदिल, जो बुनियादी तौर पे इस खत के अंदर जो डायरेक्टर हैं यासा के पैट्रिक काय, उसने लिखा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर 6 महीने के लिए पाबंदी रहेगी, वो यूरोपीय यूनियन के लिए फ्लाई नहीं कर सकेगी। उसकी बुनियाद में उन्होंने कहा है कि उनकी जो रिजर्वेशंस थी जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तशफ़ी बख्श या तसल्ली बख्श तौर पर अमल दरामद नहीं कर सकी। दूसरा, उन्होंने वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के पार्लियामेंट में बयान का जिक्र किया है और कहा है कि जी उस बयान के मुताबिक हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर वो जो पायलट के लाइसेंसेस हैं और वो सारा सिस्टम जो है वो मशकूक हो जाता है। और उसमें जो बड़ी डैमिंग लाइन है, उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान रियासत के तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो अपने ऑपरेटर्स और तैयारों की आलमी मयार के मुताबिक तस्दीक कर सके। अब बुनियादी तौर पे पायलट्स तो गए आपके एक साइड पे, आपका पूरा पायलटिंग का जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है, तैयारों की सेफ्टी का सिस्टम है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो इसमें तार ये बताइएगा कि अभी अपील का क्या होगा? पाकिस्तान अगर अपील करता भी है, लेकिन जिस तरह के डैमिंग चार्जेस हैं उसमें कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा? अपील का प्रोसेस क्या होता है? कितने दिन में पाकिस्तान अपील कर सकता है? क्योंकि 6 महीने अगर PIA यूरोप में ऑपरेट ना करे तो डेफिनेटली बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान अलग से होगा और इंटरनेशनली सुबकी भी होगी पाकिस्तान को। देखिए, अपील का हक ये है कि जो रिजर्वेशंस उन्होंने, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी एविएशन जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और जो पायलट्स की लाइसेंसिंग का सिस्टम है और जो सिविल एविएशन के इम्तिहानात का सिस्टम है, उसके ऊपर वो इनके साथ बैठ के गुफ्तशनीद करेंगे, एक निज़ाम मुरत्तब करेंगे जिसके तहत PIA को और सिविल एविएशन दोनों को, यानी अकेले PIA की बस की बात नहीं है, इन दोनों को मिलकर उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, उनके खदशात हैं, उनकी तसल्ली करवानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान PIA के तैयारों पर पाबंदी लगी थी, पुराने तैयारों पर, उन पर से पाबंदी नहीं हटाई उन्होंने। PIA को वो पायलट तैयारे जो हैं उनकी इंजीनियरिंग, उनकी मेंटेनेंस सारी बेहतर करके इंस्पेक्शंस करवानी पड़ी और बिल आखिर PIA ने कमिट किया था कि हम इनसे जान छुड़ा लेंगे और नून लीग की हुकूमत में उन तैयारों सबको ग्राउंड कर दिया गया था, रिटायर कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी आप रेमेडियल एक्शन लेंगे, उस एक्शन के ऊपर यासा सर्टिफाई करेगी और तब जाके ये सारे सूरत हाल बेहतर होगी और इसके ऊपर महीना 2 महीने शायद ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक, और इसमें जो पायलट्स के लाइसेंस पर गुलाम सरवर खान ने जो क्वेश्चन मार्क रेज किया था, और जाहिर बात है सिविल एविएशन अथॉरिटी की भी उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि पायलट के लाइसेंसिंग का जो तरीकाकार है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है।
इससे कैसे निकलेगा ताहिर इमरान? पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब तो जो होना था वो हो गया, और उन्होंने भी यही कहा था कि जनाब ये तो सारे फेक लाइसेंसेज हैं, असेंबली में खड़ा होकर कहा था, लेकिन जाहिर बात है उसकी इंटरनेशनली भी उस पर बैकलैश तो आना ही था। अब क्या, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? एटलीस्ट ये तो हो सकता है कि अब जबकि सब कुछ हो गया, तीर तो कमान से निकल गया है, लेकिन जितने भी पायलट्स हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन फुल फ्लैज, और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा दी जाए और जल्द अज जल्द दी जाए। देखिए, वफाकी वजीर का बयान जो है वो मेरे नज़दीक जाली लाइसेंस से शुरू हुआ और मशकूक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया, तो मेरे नज़दीक मशकूक से शुरू होना चाहिए था, जालसाजी की तरफ बाद में जाते। लेकिन अगर अब पेंडोरा बॉक्स हम खोल चुके हैं और हम अपने आप को एक गड्ढे में धकेल चुके हैं, मैं पाकिस्तान एविएशन की बात कर रहा हूँ, अब उससे निकलने का तरीका ये है कि आप इसको एक आलमी सर्टिफाइड प्रोसेस बनाएं, जिसमें आप IATA को शामिल करें, जिसमें आप IATA को शामिल करें, जिसमें आप ICAO को शामिल करें, जिसमें आप दूसरी एजेंसी जो यूरोप की एजेंसी उसको शामिल करें, और उनकी शमूलियत के साथ एक ऐसा प्रोसेस करें जिसके तहत इन लाइसेंसेस के ऊपर जो एतराज़ात हैं, लाइसेंसिंग के निज़ाम के ऊपर जो एतराज़ात हैं, जो पायलट्स के खदशात हैं, जो एविएशन के मिनिस्टर के खदशात हैं, उन सब की तशफ़ी हो और उसके ऊपर आलमी सर्टिफाइड मोहर लगे कि जी अब ये निज़ाम ठीक है। और मैं उसके लिए समझता हूँ कि एक इब्तिदा ये हो सकती है कि आप सिविल एविएशन को डिसमेंटल करें, उसकी असर नौ तश्कील करें, उसका जो इंतजामी निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, सारा कुछ उसको अलहदा करें और रेगुलेटर बनाएं उसको प्रॉपर तरीके से, तब जाके इस मसले का हल निकलेगा। और ये अब चूंकि हुकूमत पाकिस्तान पर सवालिया निशान लगाया गया है, तो हुकूमत पाकिस्तान अकेली नहीं कर सकती, आपको आलमी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर ये करना पड़ेगा। ताहिर इमरान मियां, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ा ये अहम मामला है PIA का। गुलाम सरवर खान साहब ने जिस तरह बताया था, हमारे प्रोग्राम में भी आके उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, आज उनसे रब्ता करने की कोशिश की, शायद वो कहीं मसरूफ़ हैं आज, कल उनसे दोबारा हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम सवालात हम उनके सामने भी रखें ताकि उनके जवाबात भी हमारे सामने आ सकें। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।